देखिए अपन एग्जाम्पल नंबर 4.1 और 4.2 को अपन सोल्व कर चुके थे। 4.2 स्पेशल और बढ़िया क्वेश्चन था। 4.1 जो क्वेश्चन है उसी टाइप के अनसोल्व क्वेश्चन और अपने पास दिया हुआ है जिसको भी अपन सोल्व करेंगे। फिर अपन अब सोल्व कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4.3। देखिएगा अपनी ही बुक का एग्जाम्पल नंबर है 4.3। क्या क्वेश्चन है वो देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक मोटर बोट है, एक मोटर बोट जो कि पानी के अंदर चल रही है। यानी इस तरह से क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक मोटर बोट उत्तर दिशा की ओर, एक मोटर बोट उत्तर दिशा की ओर उत्तर दिशा की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान है। एक मोटरबोट उत्तर दिशा की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से की वेग कर देते हैं। 25 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान है। एक मोटरबोट उत्तर दिशा की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से क्या है, गतिमान है। भाई चाल कर देते तो फिर से घटक नहीं बनाते अपन। किस दिशा की ओर क्या है, गतिमान है। इस क्षेत्र में जल धारा का वेग जिसमें कि बह रही है, चल रही है, इस क्षेत्र में जल धारा का वेग इस क्षेत्र में जल धारा का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 10 किलोमीटर पर आवर है। यह क्वेश्चन में आपको दे रखा है। आगे और क्वेश्चन में क्या कहते हैं, जल धारा की दिशा यानी कि जल का जो प्रवाह है, जल धारा की दिशा जो आपको दी हुई है वो है दक्षिण से पूर्व की ओर। जल धारा की दिशा दक्षिण से पूर्व की ओर, जल धारा की दिशा दक्षिण से पूर्व की ओर 60 डिग्री पर है। ये इसका टर्निंग पॉइंट है। ये वैल्यू दे रखी है इस क्वेश्चन, ये वैल्यू अपन को कौन की दे दी है, 60 डिग्री पर है। ये अपन को दिया हुआ है। मोटर बोट का परिणामी वेग निकालिए। मोटर बोट का परिणामी वेग निकालिए। ये अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4.3 है जिसे कि अपन अब सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, एक मोटर बोट उत्तर दिशा की ओर 25 किलोमीटर पर आवर के वेग से गतिमान है। उत्तर दिशा की ओर गतिमान है कोई मोटर बोट, यानी कि मोटर बोट की जो डायरेक्शन आपको दी गई है वो ये है। देखो अपन पहले डायरेक्शन बना लें, याद कीजिए। इसी तरह से अपन शो करते हैं। ये वाली जो डायरेक्शन अपन लेते हैं, यहां तो अपन लेते हैं इसमें देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये होती है यहां पर वेस्ट। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक मोटर बोट उत्तर दिशा की ओर 25 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से क्या है, गतिमान है। यानी इसकी जो चाल अपन को दी गई है वो मैंने मान लिया कि मोटर बोट की जो चाल है वो मैंने ले ली है VB है,
बी का मतलब बोट के लिए, v यानी वेलोसिटी, वो इधर है और ये आपको दी गई है 25 किलोमीटर पर आवर दी गई है। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इसी क्षेत्र में जल धारा का वेग 10 किलोमीटर पर आवर है। भाई जल धारा का वेग भी आपको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, बिल्कुल है। लेकिन ये क्या दिया हुआ है वो देखो, जल धारा की जो दिशा है, जल धारा की दिशा दक्षिण से पूर्व की ओर 60 डिग्री है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। दक्षिण से पूर्व की ओर क्या है, 60 डिग्री है। दक्षिण से पूर्व की ओर 60 डिग्री, यानी इससे यहां जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री के एंगल पर जल धारा की क्या है, दिशा है। ये जल धारा यानी कि वाटर की वेलोसिटी, ये मैंने ले ली है VW है। तो ध्यान रहे ये जो एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है 60 डिग्री। अब आप गौर करें, बोट इस डायरेक्शन में है और जल धारा की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का ये एंगल कितना हुआ, देखो ये तो होता है 90, ये भी है 90, ये पूरा एक 180 है, आप तो ये ले लो ऐसे, ये पूरा 180 है। 180 के अंदर से 60 कम हो गया, यानी कि ये जो एंगल इनके बीच का बन रहा है वो एंगल हो गया है 120 डिग्री। ये एंगल मेरे पास आ गया है 120 डिग्री, यानी कि मोटर बोट और जल धारा के बीच का जो कोण है 120 डिग्री है। तो इससे अपने पास परिणामी जो वेग है वो ज्ञात हो जाएगा। अब देखिएगा परिणामी वेग क्या है, मैंने मान लिया कि इनका इस सदिश का परिणामी सदिश ये है, v रिजल्टेंट बोल देता हूं मैं इसे, VR है। अब देखिएगा अगर ये VR है, अगर मैं यो भी ले लूं कि इसकी डायरेक्शन से इस परिणामी सदिश का एंगल क्या है, अल्फा है, तो मैं इस अल्फा की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा कि भाई ये कोण कितना डिग्री का है, ये भी अपन इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो पहले तो इसने पूछा है मोटर बोट का परिणामी वेग निकालिए, तो देखिए मोटर बोट का परिणामी वेग, याद कीजिए जब कोई सदिश किसी कोण पर होते हैं तो उनका परिणामी सदिश जो ज्ञात करना अपन ने सीखा था उसका क्या फॉर्मूला था, याद कीजिए कैपिटल R इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। यानी कि यहां पर इनके मध्य का जो कोण थीटा है वो कितना है, 120 डिग्री है दोनों सदिशों के बीच में। यानी जल धारा के वेग और मोटर बोट के वेग, मोटर बोट के वेग और जल धारा के वेग के बीच का कोण कितना है, 120 डिग्री है। यानी कि एंगल की वैल्यू अपन को दी हुई है 120 डिग्री। ये अपन को पता होना चाहिए। इससे पहले के जो क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए थे उसमें वो परस्पर लंबवत थे, तो वहां तो एंगल 90 हो गया, जिससे R इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया था, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो गया था। यहां अपने पास परिणामी जो वेग अपन लेंगे वो परिणामी वेग अब अपने पास क्या बनेगा वो देखिएगा। यहां पर मैं सदिश परिणामी वेग को मैं VR से ले रहा हूं। अब देखिएगा फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, P और Q की जगह यहां पर ये हो जाएंगे VB और VW, यानी कि मोटर बोट का वेग जो आपको दिया हुआ है, साथ के साथ जल धारा का वेग जो जल बह रहा है उसका वेग। तो देखिए VR इज इक्वल टू इनका परिणामी का परिमाण क्या होगा, VB का स्क्वायर प्लस VW का स्क्वायर प्लस 2VB VW cos थीटा। ये अपने पास फॉर्मूला काम आएगा। अगर यहां अपने पास ये परस्पर लंबवत होते, 120 डिग्री का अगर यहां कोण नहीं होता, तो ऐसी स्थिति के अंदर सीधा फॉर्मूला क्या काम में लेते हैं आप, VB स्क्वायर प्लस VW स्क्वायर, ये सारी वैल्यू शून्य हो जाती। तो देखिए मैं इससे वैल्यू निकालता हूं, कैलकुलेशन करते हैं। VB का स्क्वायर ये कितना दिया हुआ है भाई आपको, 25, ये लीजिए 25 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है 10, 2, 25, 10 और थीटा आपने ज्ञात कर ही लिया, क्योंकि क्वेश्चन में साफ कहा है दक्षिण से पूर्व की ओर 60 डिग्री है, दक्षिण से पूर्व की ओर 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री है, ये टोटल 180 है, 180 है तो इसमें 60 माइनस किया तो कितना रह गया 120। यानी इस मोटर बोट और जल धारा के बीच का एंगल कितना हुआ 120।
120 डिग्री अपने पास ये हो गया है। तो देखिए यहाँ लिख दीजिएगा cos 120 डिग्री। अब ध्यान दें, चूंकि cos 120 डिग्री इज इक्वल टू -1/2 होता है, तो देखें VR इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू -12, क्योंकि cos 120 की वैल्यू ये है। इस 2 से इस 2 को आप कैंसिल कीजिए। VR इज इक्वल टू देखो 625 प्लस 100, ये हो गए हैं 725। ये माइनस के हो जाएंगे क्योंकि माइनस में था ये, 2 से 2 गया 25, 250 माइनस 250, 725 माइनस 250, 700 में से 200 तो 500, ये हो गए हैं 475। भाई 475 किलोमीटर ये अपने पास आ गए हैं रूट के अंदर। v इज इक्वल टू 475, VR परिणामी वेग अपने पास, उसका परिमाण भी आ गया। अब इसका आप रूट निकालिए, ये आएगा अपने पास 21.8 किलोमीटर पर आवर। यानी कि यूँ कह सकते हैं ये परिणामी वेग हो गया है अप्रॉक्स 22 किलोमीटर पर आवर। यही इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है जो अपन ने सोल्व कर दिया। अब देखो, अगर ये कह दिया जाए कि मोटर बोट के साथ ये एंगल कितना है, अल्फा है, तो अपन इस अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें तो। देखिए वैसे तो क्वेश्चन में मोटर बोट का परिणामी वेग पूछा था इन्होंने केवल, जो अपन ने निकाल लिया है। लेकिन अगर अपन अल्फा की भी वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहें तो वो अल्फा भी कैलकुलेट हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ऐसे के ऐसे एक बार नोट कर लें, क्योंकि ये बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, लेकिन अपन ने इसको तरीके से सोल्व किया हुआ है। ये आप क्वेश्चन को समझ लें। अब इसी का मैं नेक्स्ट पार्ट और सोल्व कर देता हूं कि यदि परिणामी के साथ कोण क्या बन रहा हो, अल्फा है, तो इस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, ये और मैं इसके अंदर कैलकुलेट कर देता हूं थोड़ा सा एक पार्ट और, ताकि आपकी समझ इसके अंदर बढ़ सके। तो देखो देखिएगा भाई, परिणामी वेग में इस क्वेश्चन का निकाल चुका हूं। अब मैं ये जो कोण मैंने अल्फा माना है, इस कोण अल्फा की वैल्यू देखो, ये भी आप पढ़ चुके हैं भाई, फॉर्मूला याद करो। tan अल्फा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था आपके पास, याद करें, tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा। यहां इधर साइड में लिखता हूं मैं, देखो याद कीजिए, tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपोन में P प्लस क्यू कोस थीटा। यही था फॉर्मूला दिशा ज्ञात करने का। मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन में जानबूझ के इसे एंगल को क्या लिया है, मैंने अल्फा ही लिया है ताकि आपके लिए आसान रहे। क्यू का मतलब दूसरा सदिश, और दूसरा सदिश क्या है मेरे पास, वो है जलधारा का वेग, यानी कि VW साइन थीटा। और आप जानते हैं थीटा की वैल्यू यहां पर क्या है मेरे पास, 120 डिग्री, तो रख लेंगे चलो मान। फिर आता है P का मतलब पहला सदिश यानी मोटर बोट का वेग, प्लस Q का मतलब है यहां पर मेरे पास भाई VW, फिर है cos थीटा। ये लो, इस फॉर्मूले से अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं तो देखिए भाई, tan अल्फा, VW कितना है 10, साइन थीटा का मान है 120 डिग्री, VB ये है 25, VW 10, कोस 120 डिग्री। यहां अब वैल्यू अपन को पता होना चाहिए कि साइन 120 डिग्री कितना होता है। ये लो, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री अपन लेते हैं √3/2 एंड
कोस 120 डिग्री होता है -1/2। तो देखिए इसलिए tan अल्फा इज इक्वल टू √3/2 अपॉन में 25 प्लस 10 इंटू -1/2 या tan अल्फा इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएंगे 5√3 ऊपर, तो फिर ये हो जाएंगे 2 से डिवाइड कर दो भाई इसे आप, 5 माइनस के 5 25 माइनस ये माइनस के 5 किए तो ये रह जाएंगे 20, 5 से 20 को कैंसिल कीजिए √3/4। ये मेरे पास ये वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब देखो इसी वैल्यू को मैं आपको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3/4। ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं इसी रूप में। लेकिन अगर अपन इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो अपन इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं सारणी की सहायता से। वो क्या वैल्यू आएगी वो देखिएगा। देखिए इससे आगे की स्टेप में अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3, इसकी वैल्यू होती है 1.732 अपॉन में 4। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.732 अपॉन में 4 यानी कि 0.433। और देखो यहाँ आप ये इस फॉर्मेट में भी इस आंसर को लिख सकते हैं। वैसे आंसर तो आप इसी रूप में लिख दें भाई, अगर आपका पेपर जो है सब्जेक्टिव है तो वहाँ या ऑब्जेक्टिव होगा तो भी ऑप्शन के रूप में 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन इसी टाइप से दिया हुआ होगा। अब देखिए ये जो इसकी वैल्यू होती है 0.433 tan इनवर्स की, वो अप्रॉक्स जो वैल्यू होती है वो है 21। या यूँ कह सकता हूँ मैं इसे अल्फा इज इक्वल टू अप्रॉक्स 21 डिग्री हो गया, लगभग वैसे 21.4 डिग्री कह दीजिए आप इसे, अप्रॉक्स इतना डिग्री ये अपने पास वैल्यू इसकी आ जाती है। तो यहाँ अपन ने ये एग्जाम्पल नंबर 4.3 को अपन ने सोल्व कर लिया है। अब इसके बाद अपनी ही बुक का एक अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जैसे अपन ने एक क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व किया था, ध्यान कीजिए उस एक क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चन थे जो कि एज ए कॉन्सेप्ट थे, यानी बारीकी की कॉन्सेप्ट थे, जहां अपन को ये लिखना था, ये ज्ञात करना था कि वो सदिश में सदिश को जोड़ सकते हैं, उस वो अर्थपूर्ण है अथवा नहीं है, गुणा कर सकते हैं या नहीं है। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है ये भी अब जो अपन क्वेश्चन जो अपनी बुक का अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 5 जो करने जा रहे हैं वो भी इसी तरह के कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट पर आधारित है उसको अपन हल करें तो ध्यान रहे मैंने एग्जाम्पल तीनों एग्जाम्पल सोल्व कर दिए हैं। पहले 4.1 अपन ने सोल्व कर लिया है, 4.2 अपन ने सोल्व कर लिया है, 4.3 अपन ने अब ये भी सोल्व कर लिया है। अब मैं अनसोल्ड जो क्वेश्चन है उनमें 4 क्वेश्चन में सोल्व कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सोल्व कर चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है अपनी बुक का, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन के कई पार्ट थे, वो भी सोल्व कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूं जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे जिसमें कि एक ही क्वेश्चन के अंदर कई उसके क्या है भाग है, कई पार्ट उसके दिए हुए हैं। देखिएगा क्वेश्चन है क्या। अपनी ही बुक का क्वेश्चन नंबर मैं सोल्व करने जा रहा हूं 5। मैंने क्वेश्चन नंबर लिख दिया है ताकि आपके लिए आसान रहे। क्वेश्चन क्या है, वही लैंग्वेज की निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से
प्रत्येक कथन को, निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कारण सहित बताइए कि कारण सहित, प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कारण सहित बताइए कि ये सत्य है या असत्य, कि ये सत्य है या असत्य। देखिए ये अपने पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के जो 6 भाग हैं, अपन उसके आंसर को उस क्वेश्चन के साथ साथ ही इसमें नोट करते जाएंगे, ताकि क्वेश्चन को समझना ये नहीं कि पहले अपन पूरे 6 के 6 भाग लिखें फिर आंसर लिखें, तो फिर बोर्ड मुझे साफ करना पड़ेगा, तो आपके समझ से दूर रहेगा कि कौन से वाले पार्ट का आंसर कौन सा था। इसलिए अपन हर पार्ट का आंसर उसके साथ साथ ही लिखेंगे। उसमें देखिएगा नंबर ए, पहला जो पार्ट है वो क्या दिया हुआ है। पहले पार्ट के अंदर ये कह रहे हैं किसी सदिश का परिमाण सदैव एक अदिश राशि होता है। ये बताना है सत्य है या असत्य है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, किसी सदिश का परिमाण, किसी सदिश का परिमाण सदैव एक अदिश राशि होता है, का परिमाण सदैव एक अदिश राशि होता है। ये कथन कहा गया है। अब ये आपको बताना है कि ये कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो देखिए उत्तर दीजिएगा। मैं इसके उत्तर में कह रहा हूं कि ये कथन कैसा है, सत्य है। क्यों है? क्योंकि परिमाण की कोई दिशा नहीं होती है, परिमाण एक शुद्ध संख्या होती है। यानी कि ये कहा गया कथन कि किसी सदिश का परिमाण सदैव एक अदिश राशि है, ये कथन क्या है, सत्य है। तो आंसर क्या लिखा मैंने, सत्य। क्योंकि, चलो कारण भी लिख ही देते हैं, क्योंकि परिमाण की कोई दिशा नहीं होती, क्योंकि परिमाण की कोई दिशा नहीं होती, क्योंकि परिमाण की कोई दिशा नहीं होती, यह एक शुद्ध संख्या होती है। यह एक शुद्ध होती है। नंबर बी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं, कथन क्या है, किसी सदिश का प्रत्येक घटक एक, किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है। किसी सदिश का प्रत्येक घटक से वापस लिखते हैं लाइन को। देखिए नंबर बी, किसी
किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव क्या होता है, अदिश होता है। ये आपको इसके उत्तर देना है कि ये सत्य है या असत्य। तो देखिए आंसर अगर अपन इसका दें तो ये असत्य है, क्योंकि सदिश का प्रत्येक घटक निश्चित दिशा में क्या होता है, एक सदिश होता है। जबकि कथन में क्या कह रहे हैं कि वो अदिश है, जो कि कैसा है, अशुद्ध कथन है, या यूं कह सकते हैं असत्य है। तो मैंने क्या लिखा, आंसर असत्य। क्यों है, अब इसका कारण भी अपन लिख लें। क्योंकि देखो सदिश का प्रत्येक घटक, सदिश का प्रत्येक घटक निश्चित दिशा में सदिश होता है। प्रत्येक घटक निश्चित दिशा में सदिश होता है। सदिश का प्रत्येक घटक निश्चित दिशा में क्या होता है, सदिश होता है। इसलिए तीसरा कथन, ये जो कथन था दूसरा, वो कैसा हुआ, असत्य। जबकि पहला कथन तो क्या था, सत्य था। नंबर सी के अंदर क्या कह रहे हैं, किसी कण द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई, किसी कण द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई, किसी कण द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई, कुल लंबाई सदैव विस्थापन सदिश के, कुल लंबाई सदैव विस्थापन सदिश के, किसी कण द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई सदैव विस्थापन सदिश के, सदैव विस्थापन सदिश के सदैव विस्थापन सदिश के परिमाण के बराबर होती है। विस्थापन सदिश के परिमाण के बराबर होती है, ये कथन में कहा गया है। तो देखिएगा भाई, इसका उत्तर क्या लिखेंगे अपन, इसका उत्तर आएगा असत्य। अब ये असत्य क्यों है, क्योंकि आप अपने पिछला जो चैप्टर अपने थर्ड पढ़ा था वहां इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अपन ने जाना और समझा था। याद कीजिए कि विस्थापन सदिश प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है, जबकि पथ की लंबाई कण द्वारा तय की गई कुल दूरी, यानी उसके द्वारा तय किया गया वास्तविक पथ होता है, और पथ की लंबाई सदैव दूरी के बराबर होती है। लेकिन अगर दिशा एक ही हो तो ही उस स्थिति में दूरी और विस्थापन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अन्यथा पथ की लंबाई हमेशा विस्थापन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यह कथन कैसा हुआ, असत्य हुआ। क्योंकि मैं क्या कह सकता हूं कि पथ लंबाई दो बिंदुओं के मध्य पथ पर निर्भर होती है, यानी पथ द्वारा कण द्वारा तय किया गया वास्तविक पथ होता है, जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की स्थिति पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो अपन यूं कह सकते हैं, देखो पथ लंबाई तय की गई वास्तविक दूरी होती है, जबकि विस्थापन सदिश प्रारंभिक व अंतिम
जबकि विस्थापन सदिश प्रारंभिक व अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। अंतिम बिंदु की स्थिति पर, जबकि विस्थापन सदिश प्रारंभिक व अंतिम बिंदु की स्थिति पर क्या करता है, ये निर्भर करता है। एवं ये भी अपन जानते हैं कि जो पथ लंबाई होती है वो अधिक होती है किससे, विस्थापन से, या उसके क्या हो सकती है, बराबर। लेकिन ऐसा कब संभव होगा, ये तभी संभव होगा जब उसके एक पल हो जबकि उनकी दिशा क्या हो, एक ही हो। एक ही दिशा होने पर ये बराबर होगी। तो देखिए अपने 3 पार्ट देखे, पहला पार्ट सत्य हुआ, दूसरा असत्य है और तीसरा भी कैसा हुआ, असत्य हुआ। 3 कथन थे। तो पहले के अंदर ये सत्य हुआ, असत्य हुआ और ये असत्य हुआ, यानी कि फॉल्स फॉल्स, और ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अपन ने ABC 3 पार्ट इसके सोल्व कर लिए हैं। अब इसके 3 पार्ट और अपन देखते हैं कि 3 पार्ट और कौन कौन से हैं। देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बढ़िया अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं तो ही आप इन क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं। कहने के लिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन अपने आप में ये कॉन्सेप्ट समेटे हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए इन क्वेश्चन का आपका अभ्यास होना आवश्यक है। देखिएगा भाई, नंबर सी के बाद नंबर डी। नंबर डी में क्या ये कथन कह रहे हैं वो देखिएगा। नंबर डी में कह रहे हैं किसी कण की औसत चाल, किसी कण की औसत चाल, किसी कण की औसत चाल समय के समान अंतराल में, समय के समान अंतराल में, किसी कण की औसत चाल समय के समान अंतराल में, कण के औसत वेग के अंतराल में, कण के औसत वेग के परिमाण से अधिक, औसत वेग के परिमाण से अधिक, कण के औसत वेग के परिमाण से अधिक या उसके बराबर होती है, से अधिक या उसके बराबर होती है, ये कथन कहा गया है। तो देखिए यहां आपको इसका उत्तर देना है कि ये सत्य है या असत्य। तो देखो किसी कण की औसत चाल, औसत चाल का मतलब होता है कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय, और औसत वेग का मतलब है कुल तय किया गया विस्थापन बटे में कुल समय। तो गौर कीजिए दूरी का मान सदैव विस्थापन से क्या होता है, ज़्यादा होता है समान समय में। अगर दूरी का मान ज़्यादा होता है इसका मतलब औसत चाल का मान भी औसत वेग से क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन है और स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा में एक ही दिशा में अगर गति कर रही हैं, तो ऐसे स्थिति के अंदर दूरी और विस्थापन समान हो जाते हैं, यानी दूरी का मान विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होता है। तो इसी आधार पर अपन ये भी कह सकते हैं
कि औसत चाल का मान औसत वेग के परिमाण से अधिक या उसके क्या होता है, बराबर होता है। तो ये कथन कैसा हुआ, अपने लिए सत्य हुआ। ये लीजिए, अब सत्य क्यों हुआ ये भी अपन जान लें, क्योंकि देखो आपको पता है कि दूरी या तो अधिक होती है विस्थापन से, या फिर इसका मान हो सकता है विस्थापन उसके बराबर, या यूं कह सकते हैं विस्थापन जो होता है वो दूरी से सदैव कम होता है, या अथवा विस्थापन का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, दूरी के बराबर। इसलिए समान समय अंतराल समान समय अंतराल के लिए कण की औसत चाल इज ग्रेटर देन या इक्वल कण के औसत वेग का परिमाण। कण के औसत वेग का परिमाण। तो पहला कथन, ये जो कथन था सत्य हुआ। नंबर ई, अगला जो कथन है ये क्या कह रहे हैं, उन तीन सदिशों का योग। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, उन तीन सदिशों का योग उन तीन सदिशों का योग, उन तीन सदिशों का योग जो एक समतल में नहीं है, का योग जो एक समतल में नहीं है। उन तीन सदिशों का योग जो एक समतल में नहीं है, यूं कह सकते हैं, का योग जो एक समतल में नहीं है कभी भी शून्य सदिश नहीं होता, नहीं है कभी भी शून्य सदिश नहीं होता। उन तीन सदिशों का योग जो एक समतल में नहीं है कभी भी शून्य सदिश से नहीं होता, ये कथन है। तो देखो ये आपको बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। ध्यान रहे अगर ये एक ही तल में होते तीन सदिश, तो ध्यान रहे मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, अगर किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं तीन सदिशों को दर्शा रही है और अगर वो एक ही क्रम में हैं तो उनका परिणामी क्या आ रहा था, शून्य आ रहा था। उनका परिणामी शून्य था। जहां आप याद कीजिए, जहां अपन ने सदिश संयोजन का त्रिभुज का नियम लिखा था, वहीं इस कॉन्सेप्ट को नोट लगा के अपन ने वहां लिखा हुआ है। तो ये चीज तो वहां अपने पास क्लियर हो रही थी, लेकिन वो तब शून्य था जब वो एक ही क्रम में थे, एक ही तल में थे। लेकिन अगर जो एक समतल में नहीं है, और अगर एक समतल में नहीं है तो कभी भी शून्य सदिश नहीं होता है, यानी उसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो आंसर क्या कहेंगे अपन इसमें, सत्य है भाई। ये कथन भी, ये कथन कैसा है, सत्य है। अब क्यों है सत्य, उसका स्पष्टीकरण अपन लिख सकते हैं, क्योंकि इनमें से दो सदिशों का योग, क्योंकि इनमें से दो सदिशों का योग, क्योंकि इनमें से दो सदिशों का योग जो एक समतल में नहीं है, जो एक
जो एक समतल में नहीं है। क्या कहा मैंने? क्योंकि इनमें से दो सदिशों का योग जो एक समतल में नहीं है। तो क्या लिख दिया मैंने? क्योंकि इनमें से दो सदिशों का योग। ये तो मैंने कहा कि ये क्या कहा मैंने कि तीन सदिशों का योग जो एक समतल में नहीं है कभी भी शून्य सदिश नहीं होता। तो आंसर अपने लिखा है सत्य है बात ये, क्योंकि इनमें से दो सदिशों का योग तीसरे सदिश के तल में स्थित नहीं होगा। ये अपन को कहना है, क्योंकि इनमें से दो सदिशों का योग। इसका स्टेटमेंट लाइन अपन को थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी ताकि लाइन मैचिंग हो सके। इस तरह से अपन इसे लिखते हैं। देखिए ये कथन कैसा है? सत्य है। क्यों है? यहां देखिए, यूं अपन लिखेंगे, सत्य है क्योंकि इनमें से दो सदिशों का योग, क्योंकि इनमें से दो सदिशों का योग, क्योंकि इनमें से दो सदिशों का योग, यानी यूं कह सकते हैं योग का मतलब क्या हो गया भाई? परिणामी सदिश कहते हैं आप उसे। दो का योग क्या है भाई? परिणामी सदिश। ये लीजिए, क्योंकि इनमें से दो सदिशों का योग, यानी जिसे अपन क्या कहते हैं? परिणामी सदिश, तीसरे सदिश के तल में स्थित नहीं होगा। तीसरे सदिश के तल में स्थित नहीं होगा। अगर तीसरे तल के सदिश में स्थित नहीं होगा और वे मिलकर शून्य सदिश नहीं बना पाएंगे, इस वजह से, और वे मिलकर शून्य सदिश नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल, इसीलिए ये कथन सत्य है कि एक समतल में नहीं है तो कभी भी शून्य सदिश अपन को प्राप्त नहीं होगा। अपन यो भी कह सकते हैं कि अगर सदिश एक क्रम में त्रिभुज की तीन भुजाएं निरूपित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ही तल में नहीं है, अगर एक ही क्रम में तीन भुजाएं निरूपित नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वो शून्य नहीं होंगे। अगर तीन भुजाएं एक ही क्रम में निरूपित कर देते त्रिभुज की तो ऐसी स्थिति में शून्य हो जाते हैं। तो अपन यो भी अन्य शब्दों में यो भी कह सकते हैं कि तीनों सदिश त्रिभुज की तीन भुजाएं एक ही तल में एक ही क्रम में निर्मित नहीं कर पाएंगे, इस कारण से भी उनका मान शून्य नहीं होगा। यहां अपन ने नंबर ई तक कर लिया है। अब अपन बात कर लें, इसमें लास्ट पार्ट है इसका। देखो यहां तक अपने पास कर लिया था, तो कितने पार्ट हो गए इसके? ई तक ही थे शायद। तो ये वाला अपने पास कॉन्सेप्ट अपने पास क्लियर हो गया है। तो यहाँ ये अपन ने देख लिया कि कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन थे, यानी अपनी बुक का जो अनसोल्ड क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर था 5, जिसके ए बी सी डी और ई यानी कि 5 भाग थे। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन था, उसके 6 भाग थे, यानी एक एक क्वेश्चन के 5-5, 6-6 भाग है। तो अपन ये कह सकते हैं एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दे रहा है, नए कॉन्सेप्ट को बताता है, और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपके पास है। इसीलिए अपन इसके सारे क्वेश्चनों को सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन टॉपिक के साथ साथ जहां जिस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को वहां उसके साथ साथ ही अपन क्या कर रहे हैं? सोल्व कर रहे हैं। अब देखिएगा अगला जो अनसोल्व क्वेश्चन है अपनी ही बुक का, आपने ध्यान हो तो एक अपन ने एक एग्जाम्पल सोल्व किया था, एग्जाम्पल नंबर 4.1। क्या क्वेश्चन था आपको याद हो तो? पिछले लेक्चर में अपन ने उसे सोल्व किया था। क्वेश्चन इस प्रकार से था कि एक वर्षा जो है ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर जल आ रहा है, यानी वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर, और कुछ समय पश्चात 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या उसकी वेग से पूर्व से पश्चिम की ओर हवा बहने लग जाती है।
तो अपन को इसके अंदर परिणामी वेग निकालना था। साथ के साथ अपन ने ये भी ज्ञात किया था कि जो बस स्टॉप पर जो लड़का बैठा है उसको छाता कितने डिग्री कोण पर रखना चाहिए ताकि वो बारिश से बच सके। ये जो सोल्ड एग्जाम्पल अपन ने सोल्व किया था, इसी टाइप का एक क्वेश्चन जो कि अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर है 12, अनसोल्ड क्वेश्चन है, उसको अब अपन सोल्व करने जा रहे हैं, जो कि उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, वर्षा का पानी, मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं पहले। वर्षा का पानी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वर्षा का पानी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रहा है। ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रहा है। वर्षा का पानी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रहा है। कोई महिला उत्तर से दक्षिण की ओर कोई महिला उत्तर से दक्षिण की ओर कोई महिला उत्तर से दक्षिण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कोई महिला उत्तर से दक्षिण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से साइकिल चला रही है। साइकिल चला रही है। उसे अपना छाता उसी टाइप का सेम क्वेश्चन हो गया। उसे अपना छाता किस दिशा में रखना चाहिए, यानी कितने कोण पर उसे अपना छाता कितने कोण पर रखना चाहिए, यानी कि अपन इसमें उसका एंगल निकालेंगे कि छाते को कितने डिग्री कोण पर रखे ताकि बारिश से उसका क्या हो सके, बचाव हो सके। अब देखिएगा भाई क्वेश्चन क्या है। सिंपल क्वेश्चंस दिया हुआ है। वर्षा इस तरह से ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर है, यानी कि बारिश जो वर्षा है इसकी वेलोसिटी को मैं शो कर रहा हूं VR से, स्मॉल r मतलब रेन के लिए। अब महिला जो चल रही है वो चल रही है जैसे वर्षा ऊपर से नीचे यूं आ रही है। जैसे मैं कहता हूं कि नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो वो कहां चल रही है भाई, वो उत्तर से दक्षिण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, यानी कि इस तरह से वो महिला चल रही है। इसे मैं लिख दूंगा VW। यहां W का मीन्स है वुमेन, औरत के लिए हो गया। वहां W का मीन्स आ रहा था विंड, हवा के लिए आ रहा था। तो देखिए भाई दोनों परपेंडिकुलर हो गए, परस्पर। देख लो भाई बारिश जो है वो तो ऊपर से नीचे की ओर यूं आ रही है, बारिश ऊपर से नीचे आ रही है और महिला यूं इस डायरेक्शन में जा रही है। तो यानी कि यूं कह सकते हैं बारिश का वेग तो इस दिशा में हुआ और महिला का वेग इस दिशा में हुआ, दोनों परस्पर एक दूसरे के क्या हुए, लंबवत हो गए। तो इसका परिणामी वेग भी निकाल सकते हैं। देखो V रिजल्टेंट, अगर दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं तो देखिएगा VR का स्क्वायर प्लस VW का स्क्वायर, बिल्कुल परिणामी वेग भी निकल जाएगा। चलो निकाल के देख ही लेते हैं इसे भी। बारिश कितने हैं, 30 मीटर प्रति सेकेंड, 30 का स्क्वायर, और महिला का दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब आप इसे सोल्व कीजिएगा। देखो कैसे सोल्व करेंगे। 30 का स्क्वायर तो हो गया है 900, 10 का हो गया है 100, यानी कि VR इज इक्वल टू हो गया है √1000
मीटर पर सेकेंड, जिसे कि आप लिख सकते हैं 100 इंटू 10। तो देखिए 100 का रूट तो हो गया 10, ये रूट ऑफ 10, ये मीटर पर सेकेंड। ये परिणामी वेग आ गया। ये भी मैंने निकाल लिया है कि बारिश इस वेग से आएगी। ये परिणामी वेग आ गया जो कि इनके मध्य में आएगा, जो अपन ले सकते थे क्योंकि परस्पर परपेंडिकुलर तो है ही। अब एक चीज़ और इसके अंदर देखिएगा, मैं इसकी अगर आंकिक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू और निकाल सकता हूँ। कैसे? बहुत आसान है। रूट ऑफ 10 की वैल्यू होती है 3.16, यानी वी आर इज इक्वल टू 31.6 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से उसे बारिश क्या होगी? महसूस होगी, यानी कि बारिश की स्पीड उसे ज़्यादा प्रतीत हो रही है। फिर उसके बाद अपन निकाल लें उसका एंगल भी निकाल सकते हैं कि कितने कोण पर रखना चाहिए। तो देखिए भाई, इस वाले पार्ट को मैं इस ओर यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, तो एंगल की अगर मैं वैल्यू देखूँ तो देखिए भैया tan थीटा इज इक्वल टू, सदिशों के वियोजन से याद कीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन में वी एक्स। इसी तरह से यहाँ ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू वी डब्ल्यू अपॉन में वी आर। ये लो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वी डब्ल्यू है 10 और ये है 30, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/3, tan थीटा इज इक्वल टू 1/3, या इसे आप कह दीजिए 0.333, यानी कि थीटा इज इक्वल टू हो गया है tan इनवर्स 0.333। और इसकी वैसे तो आंसर आप इसी फॉर्मेट में यहाँ लिख के छोड़ सकते हैं और दिया भी ऐसे ही होगा। लेकिन अगर मान लो आपको टेबल दे दी गई हो कि भाई 10 की टेबल से वैल्यू देखिए, तो ये आ जाएगा 18 डिग्री 26 मिनट, ये आ जाएगा। इतने डिग्री कोण पर उसको महिला को अपना छाता रखना पड़ेगा, ये इसका आंसर आ गया। यानी कि इतने डिग्री कोण पर 18 डिग्री 26 मिनट के कोण पर उसे अपने महिला को अपने छाते को क्या होगा? रखना होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन जो भी अपनी बुक का था, अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 12, ये अपन ने सोल्व कर लिया। अब अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन और अपन इसका देखते हैं जो कि अपनी ही बुक का एक अनसोल्व क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, कैसे है, देखिएगा। एक तो अपन ने क्वेश्चन देखा था कि मोटर बोट का, याद कीजिए अपन ने एक एग्जाम्पल सोल्व किया था। एग्जाम्पल था 4.3, जहां उसके अंदर क्वेश्चन में क्या था कि एक मोटर बोट जो है मूव कर रही थी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जलधारा जो है वो तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी, साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही थी, और जलधारा थी वो साउथ से ईस्ट की ओर 60 डिग्री एंगल पर थी। फिर उसके लिए अपन ने परिणामी वेग निकाला था और उसके लिए एंगल भी ज्ञात किया था। ठीक उसी टाइप का अगला एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को अपन नोट करते हैं। देखिए वो क्वेश्चन क्या है, अपनी ही बुक का अनसोल्व क्वेश्चन है वो। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है वो, अपनी ही बुक का क्वेश्चन नंबर है 13वें नंबर का अनसोल्व क्वेश्चन, जो कि चैप्टर के एंड में दिया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कोई व्यक्ति स्थिर पानी में कोई व्यक्ति स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। कोई व्यक्ति स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या है? तैर सकता है। उसे 1 किलोमीटर चौड़ी, उसे 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को पार करने में
नदी को पार करने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, कोई व्यक्ति स्थिर पानी में 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैर सकता है, उसे 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को पार करने में कितना समय लगेगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं, यदि नदी 3 किलोमीटर पर आवर की स्थिर चाल से बह रही है, यदि नदी 3 किलोमीटर पर आवर की स्थिर चाल से बह रही है, यदि नदी 3 किलोमीटर पर आवर की स्थिर चाल से क्या हो रही है, बह रही है, ये अपन को क्वेश्चन में और दे दिया है, और वह नदी के बहाव के लंबवत तैर रहा हो, और वह यानी जो व्यक्ति है, और वह नदी के बहाव के लंबवत तैर रहा हो। ध्यान रहे क्वेश्चन में क्या कहा है, कोई व्यक्ति स्थिर पानी में 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैर सकता है, उसे 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को पार करने में कितना समय लगेगा। यदि नदी 3 किलोमीटर पर आवर की स्थिर चाल से बह रही है और वह नदी के बहाव के लंबवत क्या है, तैर रहा है। यहां तक के इस क्वेश्चन में कह दिया है तैर रहा हो। फिर इसी का आगे एक पार्ट और दिया है इसी क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। जब वह नदी के दूसरे किनारे पहुंचता है, जब वह नदी के दूसरे किनारे पहुंचता है तो नदी के बहाव की ओर कितनी दूर पहुंचेगा। तो क्या कहा मैंने, जब वह नदी के दूसरे किनारे पहुंचता है तो वह नदी के बहाव की ओर, तो वह नदी के बहाव की ओर, तो वह नदी के बहाव की ओर कितनी दूर पहुंचेगा। कितनी दूर पहुंचेगा। देखो एक सिंपल और एक बढ़िया क्वेश्चन है जिसको कि अपन अब सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के बाद अपने जो रिमेनिंग और जो अनसोल्व क्वेश्चन हैं सदिश पर आधारित, उन क्वेश्चनों को सोल्व करके समतल में जो गति है उस पॉइंट को अपन इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ध्यान रहे इस क्वेश्चन को एक बार आप रीड करके जरूर देखें ताकि आपको डाटा का अनुमान हो जाए कि कोई व्यक्ति स्थिर पानी में 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैर सकता है। एक तो ये व्यक्ति की चाल दे रखी है और 1 किलोमीटर चौड़ी नदी है। तो देखो भैया चाल आपको दे दी है और दूरी आपको दे दी है, तो समय निकालना आपके लिए इस क्वेश्चन में क्या हो गया, आसान हो गया। फिर आप आगे देखें 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय निकल जाएगा। यदि नदी 3 किलोमीटर पर आवर की, देखो नदी की भी चाल दे दी है भाई इसमें, 3 किलोमीटर पर आवर की स्थिर चाल से बह रही है और नदी के बहाव के क्या है, लंबवत तैर रहा हो। शर्त यह है नदी के बहाव के लंबवत क्या हो, व्यक्ति तैर रहा हो। जब वह नदी के दूसरे किनारे पहुंचता है तो वह नदी के बहाव की ओर कितनी दूर पहुंचेगा, यानी दूरी भी इसके अंदर पूछी गई है। इस एक ही क्वेश्चन के अंदर दो भाग आपसे पूछे गए हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप सोल्व करके इसे देखें, फिर इस क्वेश्चन को जो है सोल्व करते हैं।